नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हाईकोर्ट से नवाब मलिक को झटका, 9 दिसंबर तक वानखेड़े के खिलाफ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की दुश्मन बनी ममता, मेघालय में 17 में से 12 विधायक तोड़े। सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने कहा सहमत नहीं तो पढ़ो मत। एनबीडीएसए की न्यूज नेशन को चेतावनी, धर्मांतरण जिहाद की सभी वीडियो हटाने का आदेश। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी हुई अधिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक से जुड़ी हुई। आपने देखा है कि किस तरीके से नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इतने दिनों से आरोप के कटघरे में खड़ा किया है और एक नहीं कई मुद्दों पर, जिसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ने एक डेफेमेशन सूट फाइल किया था और उसी को लेकर यह सुनवाई चल रही थी। और आज जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने समीर वानखेड़े को थोड़ी सी राहत दी है, थोड़ी उम्मीद की किरण दी है। उल्टा नवाब मलिक पर नकेल कसी गई है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अब आप उनके परिवार के खिलाफ कोई भी चीज पब्लिश नहीं करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और सांकेतिक तरीके से भी आप परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आपको यहां जानना महत्वपूर्ण होगा कि सुनवाई के दौरान वकील और जज दोनों ने क्या कुछ कहा। नवाब मलिक के जो लॉयर हैं तो उन्होंने कहा, क्योंकि जब समीर वानखेड़े के लॉयर ने ये कहा कि बार बार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन बुलाते हैं नवाब मलिक, तब नवाब मलिक के वकील ने कहा कि ये तो फ्लेचर पटेल ने ये खिताब उनको दिया था और उसी को मैंने शेयर किया है। उसके बाद जस्टिस काथावाला ने ये सवाल किया कि विल योर क्लाइंट स्टॉप मेकिंग सच एलिगेशंस, यानी कि आपके क्लाइंट यानी कि नवाब मलिक क्या इस तरीके के आरोप को लगाना बंद नहीं करेंगे, क्या उनको ये सब चीजें सूट करती हैं। तब नवाब मलिक के लॉयर ने यह कहा कि 9 दिसंबर तक हम ऐसी कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का कोई भी आरोप हम नहीं लगाएंगे। जस्टिस जाधव उन्होंने कहा कि नवाब मलिक एक वीआईपी हैं और उनको सारे दस्तावेज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और जिसके बाद जस्टिस काथावाला ने कहा कि आप क्या केवल मीडिया ट्रायल चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपने आरोप लगाए हैं उस पर आप सोशल मीडिया पर गए हैं और जहां तक कास्ट सर्टिफिकेट की बात है तो आपको कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो एक तरीके से आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने नकेल कसने की कोशिश की है नवाब मलिक पर और समीर वानखेड़े को उम्मीद की थोड़ी किरण दी है कि शायद कोर्ट उनकी सुनवाई कर लेगा और हर चीज जो नवाब मलिक कहेंगे उसके हिसाब से नहीं होगी। तो कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा बनाने की कोशिश की है और जो एक लार्जर मैसेज है वो ये है कि अगर आप भले ही मंत्री हैं राज्य सरकार में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है तो आप कुछ भी किसी भी के भी खिलाफ कुछ भी जाकर आप सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते। तो एक लक्ष्मण रेखा बनाने की कोशिश करी है आज कोर्ट ने। नवाब मलिक के लिए झटका जरूर होगा क्योंकि कई दिनों तक वो लिख रहे हैं। आज भी उन्होंने इस तरीके की कुछ पोस्ट शेयर की हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम थे। तो कोर्ट ने इस चीज पर रोक लगाई है 9 दिसंबर तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरोप जितने भी लगाए गए थे समीर वानखेड़े पर वो खारिज हो गए हैं। उस पर अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है, कोर्ट भी इसको लेकर संज्ञान लेगा। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक चुप बैठेंगे थोड़े दिन और इस तरीके की कोई पोस्ट को शेयर नहीं करेंगे। इससे समीर वानखेड़े को, जैसे मैंने कहा, कि उम्मीद की किरण दिख सकती है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उससे क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं कांग्रेस की, जिसको एक के बाद एक झटका लगातार लग रहा है। अभी हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद अशोक तंवर, जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने छोड़ा। और अब मेघालय में एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी कि तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रही है और न केवल कमजोर बल्कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब 17 में से ये जो 12 विधायक हैं, इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल सांगमा भी शामिल हैं और ये बताया जा रहा है कि मुकुल सांगमा दिग्गज नेता माने जाते हैं और ये बताया जा रहा था कि वो कांग्रेस से खुश नहीं थे
और हाल में अभी सितंबर के महीने में उन्होंने अभिषेक बैनर्जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। और उस समय ये बताया जा रहा था कि मुकुल संगमा विंसेंट पाला से खुश नहीं है, लेकिन इन खबरों के बीच वाकई में जिस तरीके का नुकसान तृणमूल कांग्रेस को पहुंचा रही है, इस समय देखना यह होगा कि अब कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी कि जो गांधी परिवार है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो इस एक्सोडस को रोक पाएंगे। और जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, क्या ये चीज केंद्रीय नेतृत्व रोक पाएगा। और अगर नहीं रोक पा रहा है, जैसा कि अभी कोई इस पर बयान नहीं हो रहा है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या पार्टी वर्कर या स्पोक्स पर्सन इस पर बात करने के लिए ज्यादा लोग तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है। पार्टी में कोई ना कोई क्या मंथन नहीं चल रहा है, क्या पार्टी बिल्कुल कोमाटोज हो चुकी है, पार्टी अपनी हार मानकर बैठ चुकी है। लेकिन इसके पीछे का जो दिमाग है वो पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर के बहुत सारे लोग मेघालय में काम कर रहे थे और जो पूरा दिमाग है वो प्रशांत किशोर का है। तो प्रशांत किशोर का जो लार्जर गेम प्लान है वो क्या है। लार्जर गेम प्लान ये है कि तृणमूल कांग्रेस का जो राष्ट्रीय विस्तार है वो कैसे किया जाए, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाया जाए, गोवा में बढ़ाया जाए, इस तरीके से कांग्रेस को कमजोर किया जाए ताकि जो राष्ट्रीय विपक्षी दल है उसके रूप में तृणमूल उभर सके। लेकिन कहाँ है राहुल गांधी। राहुल गांधी आज जितने दिन बीत गए हैं वो दिल्ली में ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने पार्टी में किसी से इस बात को लेकर संवाद ही नहीं कर रहे। दूसरा एक सवाल जो खड़ा होता है कि क्या ये जो पार्टी तोड़ने का काम है, क्या प्रशांत किशोर जो G23 के जो नेता हैं उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। जरा इस पर सोचिएगा, कोई ना कोई अंदरूनी ताकत है जो कि इसको बल दे रही है और इस चीज को एक के बाद एक अगर इस तरीके से नेता टूट रहे हैं तो वाकई में इसको रणनीति के तहत किया जा रहा है। अभी ममता बनर्जी दिल्ली भी आई हैं और दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की और ये भी कहा मीडिया से कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हर ट्रिप में सोनिया गांधी को मिले। तो ये क्या संदेश जाता है। ये संदेश जाता है कि अब तृणमूल कांग्रेस को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरना चाहती है, लोगों को यह बताना चाह रही है कि देखिए हम अब केवल रीजनल पार्टी नहीं है बल्कि और राज्यों में भी हमारा विस्तार हो रहा है। और इसके पीछे का दिमाग प्रशांत किशोर का है। वही प्रशांत किशोर जो अभी हाल में कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे और अब वही प्रशांत किशोर तृणमूल के साथ मिलकर एक रणनीति के तहत कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं अब सलमान खुर्शीद की हाल में आई हुई किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हैरम और आईसिस से की थी, जिसको लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई और कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप इस तरीके से जो संविधान का आर्टिकल 19 है आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। तो उस याचिका को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। खारिज तो कर दिया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप उस किताब को ना पढ़ें, कुछ और बेहतर पढ़ लें। उसके बाद याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि आप लोगों को ये बताइए कि वो किताब बहुत खराब तरीके से लिखी हुई है, इट्स अ वेरी बैडली रिटन एंड अ वेरी बैडली ऑथर्ड बुक, और उस किताब को ना पढ़ के वो किसी और किताब को पढ़ें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने ये भी कहा कि किताब का वो एक अंश है और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर क्या आपकी मंशा क्या है, क्या आप ये चाहते हैं कि प्रकाशक का लाइसेंस रद्द हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो दूसरी बात है। यानी कि उस याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन एक लार्जर मैसेज जो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, क्योंकि ऐसी तमाम किताबें हैं जो कि कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द घूमती हैं और किताबों में ये कहा जाता है कि उनकी भावनाएं आहत हो गई, अक्सर इस तरीके का आरोप लगता है। तो किताब अगर कंट्रोवर्शियल है, उसको लेकर अगर बवाल मचा हुआ है, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा संकेत, एक बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि भाई अगर इतनी कंट्रोवर्शियल और इतनी विवादास्पद आपको किताब लग रही है कि आपकी भावनाएं आहत हो रही है, आप इस किताब को मत पढ़िए। लेकिन इस तरीके की याचिका आप कोर्ट में मत लाइए। यानी कि आपके पास दूसरे विकल्प हैं बजाय कोर्ट के कि आप दूसरी किताब पढ़ लें, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को तलाश लें और ये आप बता दें कि भाई आप वो किताब मत पढ़िए, आप कुछ और कर लीजिए।
तो आपको ये सब विकल्प तलाशने चाहिए, ना कि आप ऐसे मैटर को आप कोर्ट में लेकर आओ। यानी कि जो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अगर किसी ऐसी किताब को बैन किया जाता है तो उस पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा संदेश दिया है कि जो कंट्रोवर्शियल किताबें हैं, विवादास्पद किताबें हैं, उन पर बैन नहीं लगेगा। आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप मत पढ़िए। ये हाई कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर है जस्टिस वर्मा का। तो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हाल में अभी ऐसी बहुत सारी किताबें आई हैं जिसको लेकर कुछ ना कुछ बवाल मचा है और किसी न किसी की भावना आहत हो जाती है। लेकिन भावना किसकी आहत होती है, किस एजेंडे से भावना आहत की जाती है, उसको लेकर आज मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने इस चीज को एड्रेस किया है कि विवादास्पद किताबें हैं तो ठीक है, कोई अपने मन से अगर कुछ लिख रहा है, लेकिन आपको अगर कोई अंश पसंद नहीं है तो आप कुछ और पढ़ लीजिए। ये हाई कोर्ट का लार्जर मैसेज है। उससे ये लगता है कि अब जो विवादास्पद किताबें हैं उनकी भी बढ़ोतरी मार्केट में होगी। और क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसी कंट्रोवर्शियल बुक्स पर अब अगली बार अगर कोई याचिका फाइल करेगा तो फिर वो एक दो बार सोचेगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं मीडिया की। अक्सर मीडिया के बारे में क्या कहा जाता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सरकार के लिए ऐसा लगता है कथित रूप से काम कर रहा है, और ऐसी मीडिया को हम गोदी मीडिया का नाम दे चुके हैं। हालांकि गोदी मीडिया का एक विपरार्थक शब्द भी आ चुका है कि पिद्दी मीडिया है, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी जो खबर यह है कि जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, जिसे आप NBDSA कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है टीवी चैनलों के खिलाफ। और वो भी ऐसे टीवी चैनल जो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि वो सरकार का एजेंडा चलाते हैं। उसी क्रम में NBDSA ने न्यूज नेशन नाम के एक चैनल को नोटिस जारी किया है और उसको ऑर्डर्स दिए हैं कि आपने जो दीपक चौरसिया, जो एक जाने माने और बहुचर्चित एंकर हैं, वो देश की बहस एक कार्यक्रम करते हैं और उस देश की बहस में उन्होंने तमाम तरीके की व्याख्यान उसमें किए थे, जैसे कि मेमचंद जिंदा है, जमात शर्मिंदा है, 500 हिंदू कैसे बनाए मुस्लिम, क्या मेवात पाकिस्तान बन गया, और धर्मांतरण जिहाद को लेकर जो तमाम वीडियोस थे उनको वीडियोस को हटाने की बात कही है। हालांकि जो न्यूज नेशन चैनल है उसने माफी मांग लिया है, वीडियोस को हटा दिया है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। न्यूज नेशन के अलावा जी न्यूज ने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप है उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चालाक हैं और एक गैंग है, तो उसको लेकर भी जी न्यूज को भी समन किया गया है। और जी न्यूज ने भी हाल में किसानों को खालिस्तानी भी बताया था, तो उसको लेकर भी तमाम ये ऑर्डर्स दिए हैं। और NBDSA किसकी अध्यक्षता में है? जस्टिस AK सीकरी की अध्यक्षता में NBDSA काम करता है। और ऐसा लगता है कि अब NBDSA, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, चैनल्स को, उसकी गाइडलाइंस को फ्रेम करती है, प्रोटोकॉल्स बनाती है, तो उसने अपनी पावर्स को समझ लिया है और एटलीस्ट ये दिखा दिया कि जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। क्योंकि NBDSA ने अपने इन ऑर्डर्स में ये भी कहा है कि ऐसे जितने भी एंकर्स हैं जो कि निष्पक्ष तरीके से डिबेट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको ये बताया जाए, उनकी ये ट्रेनिंग की जाए कि कैसे उनको एंकर करना चाहिए। अब न्यूज नेशन ने माफी मांग ली, वीडियोस अपने हटा लिए, उसी तरीके से जी न्यूज ने भी काम किया है। लेकिन जो एक बड़ा ऑर्डर जो NBDSA का है कि एंकर्स की ट्रेनिंग की जाए और ऐसे निष्पक्ष एंकरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो आप ऐसे एक्शन आप क्या लेंगे एंकर्स के खिलाफ, और एंकर्स की ट्रेनिंग कौन करेगा, ट्रेनिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, उसके बारे में कोर्ट ने नहीं कहा है। अब ये टीवी चैनल्स तय करेंगे कि एंकर की ट्रेनिंग कौन करेगा, या तो एडिटर करेगा या तो कोई निष्पक्ष, अगर कोई बाहरी बॉडीज कोई चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनको ट्रेन करेगी, तब तो बात बनेगी। क्योंकि अगर आपका न्यूज चैनल ही कॉम्प्रोमाइज्ड है कथित रूप से, अगर न्यूज चैनल ही एक सरकार का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है या सरकार का कोई प्रोग्राम और उनसे जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट एजेंडा है उसको चला रहा है, तो ऐसे में एंकर्स की ट्रेनिंग बेमायने हो जाती है कि आखिर कौन करेगा एंकर्स की ट्रेनिंग। अगर इस पर भी गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क अगर कुछ बन जाएगा कि एंकर्स को निष्पक्षता का पाठ कौन पढ़ाएगा, उन्हीं के एडिटर्स जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कि सैलरी पाते हैं न्यूज चैनल से, और न्यूज चैनल्स को एड्स मिलते हैं सरकार के, तो वाकई में उनको अगर अपना बिजनेस पे आ रहा है तो वो सरकार का अगर एजेंडा कथित रूप से चलाते हैं, तो ऐसे में एंकर्स की ट्रेनिंग कौन करेगा और कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ।
अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज की। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा हो गई है। जी हाँ, इसका आधार है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको रिलीज किया है, उसमें यह पाया गया है कि जो सेक्स रेशियो है, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं। अब जब से सेंसस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 1992 में शुरू हुआ था, तब से लेकर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ा हो, यानी कि महिलाओं की संख्या इसके पहले कभी भी पुरुषों से ज्यादा नहीं रही है। तो ये एक अच्छा संदेश है, ऐतिहासिक दिन है, जश्न मनाने का दिन है, लेकिन साथ में इसकी चुनौतियां और भी हैं, क्योंकि उसी हेल्थ सर्वे में यह भी कहा गया है कि जो एनीमिया का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है महिलाओं में, और इसको लेकर कैसे काम करना होगा। उसकी दूसरी तरफ ये भी जो बार बार सवाल उठते हैं कि एक ऐसे समाज में जहाँ पर पोलराइजेशन इतना ज़्यादा है, कट्टरता इतनी ज़्यादा है, धर्म के चश्मे से अगर हर चीज़ को देखा जाता है, ऐसे कई पॉकेट्स हैं जहाँ पर आज भी महिलाएं घूंघट में रहती हैं, और जो एक प्रेतात्मक सोच है, पेट्रियार्कल सोच है, उसके चलते महिलाओं को दबाया जाता है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, एक ऐतिहासिक नंबर हमारे सामने आया है। और जो हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इम्बैलेंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई रोक लगी है। अब इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सामाजिक फैक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, सरकार की अलग अलग स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, वन स्टॉप पेमेंट सेंटर्स, बहुत सारी ऐसी, लेकिन जो सिविल सोसाइटी का जो किरदार रहा है, और जिस तरीके से जो सिविल सोसाइटी हैं और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं जगह जगह जाती हैं और महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करती हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो नंबर है महिलाओं का, ये जो रूरल इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ये नंबर ज्यादा बड़ा है शहर के अपेक्षा। तो इस पर सोचिएगा, विचारिएगा कि शहरों में जो लिटरेसी लेवल बताया जाता है कि ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये रेशियो क्यों नहीं बढ़ा, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, आज जेंडर इम्बैलेंस की जो स्टोरी होती थी, और अमर्त्य सेन ने 1990 में अपने एक ऐसे में लिखा था कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मिसिंग विमेन। तो ये जो मिसिंग विमेन का जो एक टैग है भारत लेकर अभी तक घूमता था, तो कम से कम उस टैग से अब हम बाहर आ गए हैं, उस दाग से हम ऐसा लग रहा है कि बाहर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा है, ये केवल एक सैंपल साइज है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अभी जब सेंसस होगा तो इसमें और बड़ी जो तस्वीर है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच, और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।